और दीदी सीजीपीए आउट ऑफ 10 या आउट ऑफ 4, मतलब किसी कॉलेज में आउट ऑफ 10 होता है, किसी कॉलेज में आउट ऑफ 4 होता है, तो कितना मेंटेन करके चलना चाहिए सो दैट स्टूडेंट को कोई तकलीफ ना हो किसी भी चीज में एलिजिबल होने के लिए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। यार, नए पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। यार, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा और आपको उससे पता लग गया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो यार, इस वीडियो का टॉपिक है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू डू मास्टर्स इन यूएस। अब यार, इस चीज को मास्टर्स करने के लिए हमारे साथ है आप सबकी फेवरेट दीदी, मतलब जो होने वाली है, सुरुचि कुशवाहा दी। नाउ हु इज शी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दी, from my side and from whole Amay Lifelines family, we welcome you on our channel and on our podcast. Thank you so much, Amay. It's a pleasure being here. Okay, so now a short introduction of Suruchi Di. Yaar Didi pursuing PhD in computer science in USA. She had done her graduation from MNIT Bhopal and she's basically from Nepal. So Di, let's begin to do masters in USA. Okay, sure. Thank you so much, Amay. मुझे बहुत खुशी होगी ये बताने में सबको कैसे क्या होता है, क्योंकि मेरे चैनल में इतना ज़्यादा मैंने कभी बात नहीं किया है कि यूएस जाने का प्रोसेस क्या है। और काफ़ी लोग सोचते हैं जाना है, और बहुत लोग कंसल्टेंसी वगैरह में भी जाते हैं कि हमें नहीं पता, इनके पास जाते हैं ये करवा देंगे वगैरह वगैरह। पर एक बेसिक नॉलेज सबको रहना चाहिए। अगर आपको अब्रॉड जाना है तो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कॉलेज में क्या करना चाहिए। सो it would be really my pleasure to share all the information that I have today. Thank you. We are so grateful to you for having on our channel. Okay. Yeah. चलो फिर start करते हैं. Yes. Okay, so सबसे पहले मुझे क्या बताना है ना सबको कि अगर आपको बाहर जाना है, यूएस हो या कोई भी कंट्री हो, अगर हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना है तो उसके लिए कॉलेज में ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि पहली बात, अगर बहुत ज़्यादा गैप आप करोगे आफ्टर योर बैचलर्स, तो एक वो पढ़ाई करने का जो होता है ना कि एग्जाम्स देना, असाइनमेंट्स करना, वो एक ख़त्म हो जाता है। और जब इंसान जॉब करने लगता है तो उधर ही थोड़ा इंक्लिनेशन हो जाता है, तो बहुत लोग करते ही नहीं है बाद में मास्टर्स। तो ज़्यादा गैप मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, पर मतलब ऑब्वियसली इफ़ यू आर गेटिंग अ प्लेसमेंट, आप बाहर जाके जॉब करना चाहते हो, यू शुड डेफिनेटली डू इट, क्योंकि उसका भी एक्सपीरियंस काउंट तो होगा ही बाद में। तो अगर आपको वो करना है तो सही है, लाइक 1-2 years यू कैन डू योर जॉब एंड देन मे बी गो फॉर योर मास्टर्स। बट इसके लिए प्रिपरेशन कॉलेज में ही स्टार्ट कर देना चाहिए। दैट इज़ माई थॉट प्रोसेस, और मैंने भी वही किया था। मैं जब फाइनल ईयर में थी तब मैंने स्टार्ट कर दिया था, मतलब अपने इसका मास्टर्स का प्रोसेस का काम। और उसके बाद मैंने 1 साल जॉब भी किया था, उसके बाद मैं गई थी। और ये प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लाइक ओवर अ ईयर टाइम लग जाता है कि पूरा प्रोसेस करने में, वीज़ा वगैरह। मुझे तो 2 years लग गया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मेरा वीज़ा हुआ भी नहीं था। तो इसीलिए साइड बाय साइड में अपना जॉब करती रही थी, उसके बाद में गई थी। सो दैट इज़ माई फर्स्ट सजेशन। अब आते हैं कि मतलब करना क्या है कॉलेज में। ऑब्वियसली एप्लीकेशन तो नहीं करेंगे कॉलेज में होते ही। सबसे पहले यूएस जाने के लिए या और भी कंट्रीज़ का सेम ही रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट, कि कुछ टेस्ट देने होते हैं। बिकॉज वी आर फ्रॉम साउथ एशियन कंट्रीज, नेपाल, इंडिया, ये सब। तो यहाँ पे इंग्लिश इज़ नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज। तो सबसे पहले तो एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट करके होता है। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट 3 टाइप के मेन है, और भी है इसके अलावा, बट 3 आर द मेजर वंस जो मैं रिकमेंड करती हूँ लोगों को। दैट इज़ आइल्स, टॉफल और ड्यूओलिंगो। ड्यूओलिंगो थोड़ा ये नया नया आया है मार्केट में, पर आइल्स और टॉफल तो बहुत काफ़ी सालों से है। तो इन तीनों में से एक कोई चूज़ करना है और इसका प्रिपरेशन करना है। इसके लिए कोई कोचिंग वगैरह कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली सब लोग इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाई कर रहे होते हैं। अगर आपने हिंदी मीडियम या कोई और लैंग्वेज में पढ़ाई करी है तो मे बी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। बट अगर आपका इंग्लिश मीडियम ही चलता आया है पूरे कॉलेज स्कूल लाइफ, तो फिर इतना कोई डिफ़िकल्ट एग्जाम्स नहीं है ये। बस इसमें ये दिखाना है कि आप अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हो, समझ सकते हो, लिख सकते हो, सुन सकते हो, सब कुछ। तो ये एग्ज़ाम्स होते हैं। ये एग्ज़ाम्स मैंने फाइनल ईयर के एंड में दिए थे, और इसके लिए मैंने 1 वीक जितना प्रिपेयर किया होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल एग्ज़ाम है। लोग बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, पर इतना ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट करने से हो जाता है। सो दैट इज़ वन थिंग। सबसे पहले तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट कर लेना चाहिए, और वो 2 साल तक वैलिड रहता है।
तो अगर आप फाइनल ईयर में दोगे उसके बाद भी 2 साल तक उसको यूज़ कर सकते हो, पर उसके बाद एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद वापस देना पड़ेगा। तो अगर आप थर्ड ईयर में दे रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि फाइनल ईयर 1 साल होगा, उसके बाद के साल में एक्सपायर हो जाएगा। तो दैट इज़ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सबसे पहला। तो उसके बाद आता है GRE। नाउ अगर आप नॉर्मल कोई भी ब्रांच में मास्टर्स करने जा रहे हो तो GRE देना होता है। अगर आप स्पेसिफिकली बिजनेस रिलेटेड फील्ड MBA वगैरह में जा रहे हो तो GMAT देना रहता है। और MBA में भी GRE वो एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि GMAT ही देना होगा वरना होगा नहीं। GRE इज़ वेरी लाइक यूनिवर्सल। उसके बाद थोड़ा डेप्थ में चला जाता है GMAT, तो उसके लिए MBA वगैरह के लिए वो देते हैं लोग। बट अगर आप GRE दे रहे हो तो फिर यू आर गुड किसी भी फील्ड में जाने के लिए। अब GRE जो है ना, ये थोड़ा टफ एग्जाम है, इसमें थोड़ा प्रिपरेशन टाइम लगता है। इसमें 3-4 मंथ्स तो आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस वगैरह करना पड़ेगा। और मैं बताती हूँ इसकी अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि है तो सिंपल एग्जाम, आता तो सब कुछ है, वो कॉन्सेप्ट्स वगैरह, क्योंकि वो पूछते तो बेसिक लेवल मैथमेटिक्स ही है जो स्कूल लेवल तक पढ़ाई हुआ रहता है। 11th-12th का भी नहीं रहता है उसमें, प्रॉफिट लॉस या अलजेब्रा वगैरह यही सब रहता है उसमें। पर दिक्कत ये है ना, इतने सालों बाद लोग भूल गए होते हैं कॉन्सेप्ट्स, और वो प्रैक्टिस नहीं रहता लोगों का, और उसको भी इतना जल्दी जल्दी करना है क्योंकि टाइम्ड एग्जाम है, तो इसीलिए उसमें थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए रहता है। और मैंने जब किया था तो मुझे लगता था अरे ये तो आता है, अरे ये तो आता है, पर फिर वो ना जल्दी जल्दी हो नहीं पाता एग्जाम में क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं है। तो GRE के लिए प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और काफ़ी सारे बुक्स आते हैं, प्रैक्टिस बुक्स वगैरह, वहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए भी कोई कोचिंग जाने की स्पेसिफिकली तो मुझे ज़रूरत नहीं लगती। वैसे तो काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज है, वो ले सकते हैं लोग, वहाँ से प्रैक्टिस हो जाता है, पर फिजिकली जाने की तो मुझे ज़रूरत नहीं लगती इन सब टेस्ट के लिए। तो ये 2 मेजर टेस्ट है जो आपको कॉलेज में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि तब आप पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा आपका मन भी लगेगा, क्योंकि जॉब करने लगोगे ना तो दिन भर काम किया, उसके बाद आके प्रैक्टिस 2 और घंटे तो होता नहीं है। तो इसीलिए ये कॉलेज में करना इज रिकमेंडेड, स्पेशली अगर समर वेकेशन वगैरह कुछ में कर लिया तो फिर काम खत्म। और GRE का टेस्ट का स्कोर जो है वो 5 साल तक वैलिड है। तो इवन आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ना भी दे तो GRE कम से कम अगर कॉलेज में दे के रखेंगे तो बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। इनफैक्ट अगर कोई लोग, बहुत सारे लोग कॉलेज में ये IIMs के प्रिपरेशन करते हैं, कैट के, जो ऐसे वाले एग्जाम है ना वो काफ़ी सिमिलर है GRE से। तो अगर आप कैट दे रहे हो और आपके मन में कहीं है कि बाहर भी जाना है तो GRE भी दे के रखो, आप बाद में जो चाहिए वो चूज कर लेना, है ना। तो ये मेन एग्जाम है जो आपको देना चाहिए। पर जनरली दीदी सभी लोग बीटेक करने के बाद में IELTS का एग्जाम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ, आइल्स तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया, वो तो एक है ही, और GRE भी साथ में देना ही है। ओके। पर GRE जो है ना वो ऑप्शनल है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में नहीं भी दे तो चल जाता है। पर फिर अगर आपको अच्छा स्कॉलरशिप चाहिए, थोड़ा बूस्ट हो आपका प्रोफाइल, तो फिर GRE करना इज रिकमेंडेड। ओके। और हाँ, आइल्स और टॉफल और डुओलिंगो जो है, ये तीनों इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। अब आइल्स में क्या है ना, जो स्पीकिंग टेस्ट होता है ना उसके लिए वो अगले दिन होता है, मतलब सेम डे में खत्म नहीं होगा आपका टेस्ट। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता आइल्स का, तो इसीलिए मैंने तो टॉफल किया था, क्योंकि एक बार जाओ 2 घंटे का एग्जाम है, खत्म। तो ये रहता है उसमें। तो ये हो गया टेस्ट। उसके बाद आता है एप्लीकेशन प्रोसेस। नाउ इसमें जो है ना लोग थोड़ा मतलब ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा होता है, एप्लीकेशन जो होता है ना, एप्लीकेशन भरना, वो फॉर्म भरना, वो 1 साल पहले चालू हो जाता है। तो अगर आपको अगले साल अगस्त इनटेक में जाना है USA, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म इसी साल अगस्त में खुल जाएगा और आपको तभी भरना पड़ेगा, क्योंकि उसका डेडलाइन नवंबर में रहेगा। तो ये 1 साल पहले चलता है हर प्रोसेस। स्प्रिंग में जा रहे हो या फॉल में, जो भी 2 इनटेक्स होते हैं US में, जनवरी इनटेक और अगस्त इनटेक, किसी में भी जा सकते हो आप, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है किसी भी इनटेक में। बट जो भी है उसका 1 साल पहले चालू हो जाएगा प्रोसेस। तो US के जो कोई भी यूनिवर्सिटीज हो, उनका एक तो एप्लीकेशन फॉर्म रहता है जो ऑनलाइन रहता है, उसमें आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट अपना देना रहता है। उसके बाद GRE अगर उनका ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है, तो वो देना रहेगा। उसके बाद आपको एक SOP लिखना रहता है। सो SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। नाउ ये जो एक डॉक्यूमेंट है ना, ये आप खुद लिखते हो, एक ऐसे जैसा रहता है, 700 वर्ड्स के आसपास, 6 to 700 वर्ड्स। और इसमें आपको ना अपने लाइफ के अचीवमेंट्स दिखाने हैं, आपने क्या क्या सीखा है अब तक और आगे क्या करना चाहते हो। लाइक अगर कंप्यूटर साइंस पे में करने
आप मास्टर्स गए, तो उस स्किल को आप लेके आगे क्या करना चाहते हो, या आपके पास पहले से क्या स्किल है जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो आके इस कॉलेज में, ऐसा अपना पर्पस लिखना है बेसिकली। तो ये एक डॉक्यूमेंट लिखना रहता है ना। जितना ये आसान सुनने में लगता है उतना रहता नहीं है। जब लिखने बैठे तो बहुत सारे चीज़, लोग तो 2-2 पेज लिख देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारा कुछ किया भी तो है अभी पूरा बैचलर्स में, पर इतना नहीं लिखना रहता है, थोड़ा उसको कंसाइज करना पड़ता है। तो ये एक डॉक्यूमेंट रहता है जो लिखने में 1 महीने लग जाता है, क्योंकि आप एक बार लिखोगे, अपने किसी दोस्त, फैमिली मेम्बर्स, किसी को दिखाओगे, फिर वो बोलेंगे ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, आप फिर से सही करोगे, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये एक मेजर हर यूनिवर्सिटी में देना ही है। उसके बाद आता है LOR। LOR रहता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। नाउ ये जो है ना, ये आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स लिखते हैं आपके लिए, या आप जहाँ भी काम करते हो तो वहाँ पे मैनेजर्स, कलीग्स, ये लोग ना आपके लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखते हैं कि ये इंसान अच्छा है काम में वगैरह वगैरह, डिलीजेंट है, ब्ला ब्ला, जो भी है। तो उनको आप थोड़ा बोल सकते हो कि मैं लिख के देती हूँ, और आप उसको सही करके उसमें साइन वगैरह करके, अब अपलोड ना उनको ही करना पड़ता है। ओके। उनको ईमेल जाएगा लिंक, और उन्हीं को अपलोड करना पड़ता है। अब ये हुआ एप्लीकेशन प्रोसेस। अब इसमें एक मेजर चीज़ ये आता है कि यूनिवर्सिटी कौन सा, मतलब किस यूनिवर्सिटी में करें। ओवर 3000 यूनिवर्सिटीज़ है USA में, तो कैसे चूज़ करेंगे। और सभी यूनिवर्सिटी अच्छे ही दिखते हैं, और रैंकिंग मतलब मैटर करता है, पर इतना भी मैटर नहीं करता है। मतलब जैसे इंडिया में है ना, रैंक 1 यूनिवर्सिटी मतलब बहुत ही अच्छा होगा ये यूनिवर्सिटी, ऐसा कुछ नहीं होता है US में। टॉप 100-200 यूनिवर्सिटी सारे ही अच्छे हैं, सारे ही अच्छे से पढ़ाई होता है, रिसर्च होता है, सब कुछ होता है, तो इतना रैंकिंग का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या लगता है ना, आपको क्या देखना चाहिए अगर आप US जा रहे हो या कोई भी कंट्री जा रहे हो, तो अपने फाइनेंसेस देखने चाहिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी का कितना फ़ी लग रहा है। क्योंकि एट द एंड आप लोगे तो लोन लोगे या अपने घर वालों से लोगे, तो पैसे तो खुद के लग रहे हैं। और ज़्यादा भी मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं, वो क्या चाहते हैं ना कि मैं टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ में ही अप्लाई करूँगी, और टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ उनका एक्सेप्टेंस रेट रहता है 5-6%, और उनका फी स्ट्रक्चर रहता है बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा हाई, मतलब ओवर करोड़, 2 करोड़ तक भी रहता है पूरा आपका 2 साल का, बस 2 साल का। तो इतना ज़्यादा पैसा लगाना वर्थ इट है भी या नहीं, ये भी सोचना चाहिए लोगों को। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे कूल लगेगा, हम तो जाएंगे स्टैनफोर्ड, हम जाएंगे कर्नेल, पता नहीं क्या क्या यूनिवर्सिटी, पर थोड़ा अपने फाइनेंसेस को भी देखना चाहिए, क्योंकि पैसे तो आपको ही देने हैं। क्योंकि मास्टर्स में स्कॉलरशिप मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब कंपटीशन है ना, पूरे वर्ल्ड से कंपटीशन आ रहा है, और सबको बेस्ट में ही जाना है। करेक्ट। तो इसीलिए इसमें अच्छा यही रहता है कि थोड़ा अपना कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस भी देखो, रैंक भी देखो, और अपना मन भी देखो कि कहाँ किस एरिया में रहना है US का, वो भी देखो। अब काफी दीदी लोगों कोई को डिफरेंस नहीं होता, जैसे फॉर सपोज कोई एक्स कॉलेज का फीस है 50 लाख, एज्यूम कर लेते हैं 50 लाख, और कोई वाई कॉलेज का फीस है 1 करोड़, 1 CR, तो अपने इंडियंस का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना कि यार 1 CR है इस कॉलेज का फीस, तो इसका सर्टिफिकेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि मैं किसी कंपनी के लिए अप्लाई करूंगा तो, या 50 लाख वाले का कम इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे अपन? ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होंगी ना USA की, वो थोड़ी सस्ती रहती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, ऑब्वियसली ये सभी जगह का वही है। पर जैसे सपोज कोई यूनिवर्सिटी है, पब्लिक है, वो उसका रैंक है 25, और फिर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसका रैंक है उससे ऊपर ही है, 15 है, पर उनका ये जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है ना, उनका फी कम ही रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्टेड रहते हैं। तो इससे फी से तो नहीं फर्क पड़ता है कि कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा है कौन सा बुरा है, रैंकिंग देख सकते हो आप उसके लिए। और कोई कोई यूनिवर्सिटी है जो टॉप में है, बहुत सस्ते है, और कोई कोई यूनिवर्सिटी है जो पीछे है पर फिर भी बहुत महंगे है। और इसका रीज़न ये है ना कि आपका प्रोफाइल अच्छा है, अच्छे GPA है बैचलर्स में, आपका GRE अच्छा है, सब कुछ SOP अच्छा है, तो आपको टॉप वाली यूनिवर्सिटी ले लेंगे। पर अच्छा नहीं है तो वो तो ऐसे ही रिजेक्ट करेंगे, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, लोअर वाले में। तो वो लोअर वाले ज़्यादा फी लेते हैं, तो फी से तो कंपेयर नहीं करना चाहिए कि कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, पर मतलब रैंकिंग देख सकते हैं उसके लिए, तो आई वुड से। ओके। सो आपका ये हो गया यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करना, आपका टेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। अगर आपका आपकी यूनिवर्सिटी ने दे दिया एक्सेप्टेंस, आपको स्कॉलरशिप भी मिल गई, सब कुछ हो गया, पर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो आप नहीं जा सकते हो कुछ भी हो। और वीज़ा वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं,
बहुत मतलब रिजेक्शन रेट काफ़ी हाई है वीज़ा में। तो इस प्रोसेस के लिए करना क्या रहता है, जैसे आपका एक्सेप्टेंस आ जाए यूनिवर्सिटी से, तो वो एक डॉक्यूमेंट भेजेंगे I-20 करके। उस I-20 को यूज़ करके एक फॉर्म रहता है, ये आप जब करना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पर एक DS-160 करके फॉर्म होता है, उसको भरना रहता है, उसको सबमिट करना होता है CGI पोर्टल पे। और ये US गवर्नमेंट एंटिटी है, मतलब हर एम्बेसी का अपना वेबसाइट है, वो एम्बेसी में आप सबमिट करो, US एम्बेसी में। और यहाँ पे फीस लगते हैं, और वो काफ़ी हाई फीस लगते हैं, आपको ऑलमोस्ट $500 इधर उधर करने में लग जाएगा। 365 और $85 समथिंग तो एक सिविस फी पे करना रहता है। उसके बाद 185 या कुछ आपको वीज़ा इंटरव्यू देने जाने के लिए करना पड़ता है। तो ये करते करते आपको इतना मतलब 50-60 लाख तो आपका इधर भी, लाख बोल रही हूँ, 50-60,000 तो आपका इधर भी लग जाएगा। तो ये अब वीज़ा में आपने अप्लाई वगैरह कर दिया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिया, उसके बाद आपको इन पर्सन इंटरव्यू देने जाना पड़ता है। तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स सब कुछ लेके एम्बेसी में जाओगे। आई थिंक 5 एम्बेसीज है इंडिया में, आपको उसी 5 किसी में जाना है। वहाँ पे जाओगे, वो क्वेश्चंस पूछेंगे। अब उनको ना ये कन्वे करना है कि आप वापस आओगे अपने कंट्री, आप वहाँ पे करेक्ट करेक्ट। जाके नहीं रहने वाले। अगर ये पॉइंट नहीं प्रूव कर सके तो नो मैटर आप स्टैनफोर्ड में क्यों नहीं जा रहे हो, आपको रिजेक्ट कर देंगे वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब जो भी लोग वीज़ा प्रोसेस तक पहुंच जाएंगे उनको ऑब्वियसली ये सब समझ में आने लगता है कि मतलब कैसे बोलना चाहिए वहाँ पे जाके, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये पूरा हो गया वीज़ा का सीन। तो वीज़ा उसके बाद आपका लग गया तो फिर आप जाओगे, रिजेक्ट हो गया तो लोग वापस ट्राई करते हैं, या कुछ लोग छोड़ ही देते हैं, अपनी कंट्री में ही रह जाते हैं। तो ये फाइनल प्रोसेस रहता है। उसके बाद तो आप जा सकते हो, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो 2 साल। हाँ। तो दीदी एक और क्वेश्चन था कि आपने जैसे कहा कि यार कॉलेज के साथ साथ में ही फॉर एक्स एग्जाम आपको प्रिपेयर करना चालू कर देना चाहिए। तो यार दीदी एक स्टूडेंट के माइंड में होता है ना कि यार मैं क्या करूँगा पढ़ के। फॉर सपोज कोई बंदा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल NMIMS में कोई पढ़ रहा है, ठीक है, वो ऐसे ही 15 to 20 लाख लगा रहा है 4 साल में। तो एक होता है ना कि यार क्यों मैं मास्टर्स करूं, तो वो उस क्यों का आंसर दीजिए ना कि क्या बेनिफिट्स है मास्टर्स करने के जो आप बीटेक करके बेनिफिट्स नहीं होता है। ओके, तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये रहता है, आपको एक बाहर के लाइक फॉरेन यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस मिलता है। अब मेरा ये मानना है ना कि कोई भी कॉलेज हो, इंडिया में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, वो आपको बस पढ़ाते नहीं है, वो आपको एक एक्सपीरियंस देते हैं। आप जो दोस्त से मिलते हैं, जो आपका ग्रुप सर्कल बनता है, उनसे भी आप काफ़ी चीज़ें सीखते हैं ना। तो अगर आप US आ रहे हो पढ़ाई करने, तो आपके आसपास भी वैसे ही लाइक माइंडेड पीपल होंगे, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से आए होंगे पूरे वर्ल्ड से। तो आपका जो पर्सपेक्टिव होता है ना, वो थोड़ा ब्रॉडन अप होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जिनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो स्किल्स है ना, कम्युनिकेशन स्किल हो गया या फिर नेटवर्किंग स्किल्स, ये सब आपका बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है जैसे ही आप बाहर जाते हो पढ़ाई करने। थोड़ा डिफरेंट कल्चर देखते हो, डिफरेंट कल्चर के लोगों से बात करते हो, तो ये तो एक इन्हेंस हो ही जाता है। अब ये तो हो गया पर्सनल डेवलपमेंट रिलेटेड। पर एकेडमिकली अब जैसे कोई निकला इंडिया में, जैसे ही बैचलर्स करके आप निकलते हो, तो आपका पैकेज एवरेज में अंडर 10 LPA ही लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा वो हाई वाले होंगे जिनका लगेगा ऊपर, मतलब ओवर 15, 20, 30, 40 LPA। तो बहुत ज़्यादा लोगों को ना अंडर 10 LPA ही रहता है, लाइक 5, 6, 7, 8, उससे भी कम इन मेनी केसेस। तो अब यहाँ पे आप कैसे मतलब आगे कैसे बढ़ोगे। अब से आप उसी कंपनी में रह गए और आपको हर साल इंक्रीमेंट मिल रहा है, आपने कंपनी चेंज कर ली, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको 15, 20, 30 LPA पे पहुँचने में, अनलेस आप एकदम सुपर ग्रोइंग कंपनी में हो। तो एक तो वो रहता है। अब दूसरा क्या रहता है ना, लोग जैसे ही काम करना स्टार्ट करेंगे, जॉब करना, तो उनको ना रियलाइज होता है कि ये नहीं पसंद मुझे सपोज आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जॉब आपका स्टार्ट हुआ। अब उनको क्या लगता है, अरे नहीं मुझे मज़ा नहीं आ रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, मुझे ना कुछ डेटा साइड पे करना है, तो मुझे डेटा एनालिसिस करना है या डेटा साइंटिस्ट बनना है। तो अब उसके लिए जो स्किल्स चाहिए होगा, तो वो आप कैसे लेके आओगे। मतलब आप मास्टर्स तो इंडिया में भी कर ही सकते हो, तो वहाँ पे भी जाके कर सकते हो। अगर आपको लगेगा, काफ़ी लोगों को है कंप्यूटर साइंस से निकल के ये भी लगता है कि भाई मुझे तो कंप्यूटर साइंस करना ही नहीं है, मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा है कोडिंग वगैरह में, से आपका वो सिचुएशन हो गया, तो फिर आप आगे मतलब कैसे बढ़ोगे। द बेस्ट वे
इसके आप मास्टर्स कर लो, जो भी आपको करना है उसमें मास्टर्स कर लो। इससे आपको स्किल्स भी मिल जाएगा, एक सर्टिफिकेट वो भी मिल जाएगा, रिकॉग्निशन कि भाई मुझे आता है ये चीज़। तो एक तो ये हो गया। अब उसके अलावा तो रीजंस ये होते हैं, काफ़ी लोगों का ड्रीम ही रहता है मुझे तो बाहर जाके पढ़ाई करना है, ये हो गया। उसके बाद काफ़ी लोगों का ये भी रहता है कि अच्छा जॉब लगा ही नहीं इंडिया में, तो उनको रहता है कि अब टाइम वेस्ट तो नहीं करना, कुछ तो करना होगा, तो मास्टर्स ही कर लेते हैं। एंड मास्टर्स इंडिया में करने से अच्छा तो आई ऑलवेज रिकमेंड बाहर जाना चाहिए। भले ही आप 2 साल बाद वापस चले जाओ इंडिया, नॉट अ बिग डील। आप अगर फाइनेंसेस सही से आपका देखोगे, थोड़ा स्कॉलरशिप वाले यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो आप आसानी से वापस भी जा सकते हो, रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर जो एक्सपीरियंस मिलता है वो काफ़ी डिफरेंट रहता है कंपेयर टू जो इंडिया का एक्सपीरियंस रहता है। यहाँ का एकदम ही लो रैंकिंग यूनिवर्सिटी पे भी चले जाओगे, फिर भी द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, द वे दे टीच, जो असाइनमेंट्स देते हैं वो ऐसे असाइनमेंट्स देते हैं ना, उनका उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल ही नहीं सकता इंटरनेट पे। आप चैट जीपीटी पे भी जाओ, उनको नहीं आता है, आपको खुद करना ही पड़ता है। तो इतना वो कर देते हैं ना वो आपको मजबूर पढ़ने में कि आप सही में सीखते हो चीज़ें। तो उस टाइप का एजुकेशन मुझे नहीं लगता इंडिया में है। इनफैक्ट असाइनमेंट्स भी नहीं देते थे हमें तो तो ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है, इसके लिए आई थिंक यू शुड ऑलवेज। ओके, करेक्ट। सो यार, जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू डू मास्टर्स इन यूएसए। दीदी, एक वन लास्ट क्वेश्चन। और दीदी, सीजीपीए आउट ऑफ 10 या आउट ऑफ 4, मतलब किसी कॉलेज में आउट ऑफ 10 होता है, किसी कॉलेज में आउट ऑफ 4 होता है, तो कितना मेंटेन करके चलना चाहिए सो दैट स्टूडेंट को कोई तकलीफ ना हो किसी भी चीज़ में एलिजिबल होने के लिए? हाँ, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, ये मिस भी हुआ था। सीजीपीए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको मास्टर्स करना है तो, मतलब इंडिया में करो बाहर करो कहीं भी करो, जीपीए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो एक एवरेज जीपीए तो लेके चलना चाहिए, लाइक आउट ऑफ 10 है तो ओवर 7 तो रखना ही चाहिए। आइडियल केस ओवर 8, 8.5 हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने जितना देखा है जो यूएस आते हैं स्टूडेंट्स मेरे जितने आसपास है, उनका 8 अबव ही रहा था ना। इस पे भी डिपेंड करता है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज जीपीए पे ही आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो आपका लो जीपीए है तो बाकी तो कुछ देखेंगे ही नहीं, आपको रिजेक्ट कर देंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जीपीए अपना मेंटेन करना। उसके 4 जीपीए में 3 एंड अबव विल बी वेरी गुड। तो ये एवरेज काइंड ऑफ ही हुआ। इसके अलावा मुझे यहाँ पे क्या बोलना है कि जीपीए बस आपको मास्टर्स के लिए नहीं देखना चाहिए, क्योंकि प्लेसमेंट्स में भी काफ़ी जीपीए बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत कम ऐसे कंपनीज हैं जो बोलेंगे कि जीपीए डज नॉट मैटर टू मी, क्योंकि एटलीस्ट मेरे प्लेसमेंट टाइम पे 80% कंपनी ने तो जीपीए कैप रखा ही रखा था। करेक्ट, वो रखते ही हैं तो कंपनीज। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली छांटना तो पड़ेगा ना इस स्टूडेंट को कहीं पे। और काफी लोगों को लगता है इट शुड नॉट मैटर, ऐसे क्यों करते हैं वैसे क्यों करते हैं, पर आपको ये भी सोचना चाहिए ना, आपका जीपीए हाई है इसका मतलब आप हार्ड वर्किंग इंसान हो, और किसी भी कंपनी को हार्ड वर्किंग इंसान चाहिए। चाहिए, करेक्ट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी केस में, अपना जीपीए अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। ओके, सो गाइस, आई होप आप सभी लोगों को ये पॉडकास्ट समझ भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। दीदी, लास्ट कुछ टिप्स हमारे बीटेक वालों के लिए, या जो पास आउट कर चुके हैं, कुछ टिप्स जो उनको मास्टर्स करने में हेल्प कर सके। सबसे बड़ा टिप तो ये होगा कि अपना पहले माइंडसेट बनाओ कि जाना है नहीं जाना है, आपको रिसर्च करना है नहीं करना है, क्योंकि यूएस यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। तो अगर आप मास्टर्स करने आओगे तो रिसर्च तो आपको करना होगा, पेपर्स पढ़ने होंगे, इवन क्लासेस जो आप लोगे ना उसमें भी वो रिसर्च रिलेटेड बात करेंगे। तो आपको ये पहले डिसाइड करना चाहिए कि आपको रिसर्च करना है या नहीं, और आपका मोटिव है क्या यूएस जाने के लिए या बाहर जाने के लिए। ये जैसे मैंने पहले बताया थोड़ा बहुत कि ये रीजंस होते हैं क्यों आपको बाहर जाना चाहिए, पर आपको खुद भी डिसाइड करना चाहिए इज इट वर्थ इट और नॉट। आपका सही चल रहा है लाइफ यूएस के ये इंडिया में, और आपका अच्छा पैकेज है, आप मस्त अपना जॉब कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो लाइफ, और नहीं जाना आपको, ऐसे पीयर प्रेशर में जाने वाली चीज़ नहीं है ये। तो अपने मन से जाना, जब भी जाना अपने पेरेंट्स से बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं मानेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फाइनेंशियल बट इमोशनल सपोर्ट। इतने दूर हो आप ना, आपके दोस्त है कोई ना, फैमिली मेम्बर, हर चीज़ खुद करना है, खुद खाना बनाना है, खुद बर्तन करने हैं, सब कुछ, ना मेड है ना कुछ, अपना ख्याल खुद रखना है, अपने को खुद कंट्रोल करना है। तो ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है काफ़ी लोगों के लिए, और वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं यहाँ के। और ऊपर से ये भी रहता है, जो यूएस आते हैं ना स्टूडेंट्स, वो 20 आवर्स तक जॉब कर सकते हैं, ऑन कैंपस जॉब।
तो वो ऑन कैंपस जॉब क्या होता है ना, डाइनिंग में होता है, जिसमें आपको जो यहाँ के हॉस्टल्स होते हैं ना, उनके डाइनिंग मेस में हेल्प करना रहता है। तो वो कुछ भी हो सकता है, डिश वॉशिंग से लेके खाना मतलब सर्व करना, सामने रखना, मतलब सर्व तो खुद करते हैं, बुफे स्टाइल रहता है, और उसको मेंटेन करना वहाँ पे, अगर कुछ खत्म हुआ है तो लेके आके रखना, ऐसे हो गया। उसके बाद हो सकता है स्टूडेंट डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, जो जिम, स्पोर्ट्स जहाँ भी होता है, उसका मेंटेनेंस का काम हो सकता है। ये तो हो गया कुछ नॉर्मल जॉब्स। उसके अलावा होता है टीचिंग वाले जॉब्स या रिसर्च वाले जॉब्स। तो आपको ये भी सोच के आना होता है, क्योंकि 20 आवर्स तो हर स्टूडेंट करता है फाइनेंशियली खुद को सपोर्ट करने के लिए। तो आपको ये सब करना भी है या नहीं, आपको ये भी देखना चाहिए आपको करियर ग्रोथ दिख भी रहा है या नहीं, यूएस में आपको अच्छा जॉब मिल सकता है या नहीं। क्योंकि जैसे अभी मार्केट तो बहुत ही खराब है, बहुत खराब, किसी को जॉब नहीं मिल रहा है। आई थिंक इवन इंडिया में अभी टेक वर्ल्ड का तो एकदम ही खराब सीन चल रहा है। तो सही होगा बाद में, बट देन आपको ये सब कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड अपने कंट्री में हो तो जॉबलेस भी हो तो ठीक है, मतलब इतना ज्यादा टेंशन नहीं है। पर बाहर कंट्री में आपने करोड़ों लगा दिया और फिर जॉबलेस हो, और फिर वो आपको भगा भी देंगे, आपको जॉब नहीं मिला तो फिर वो दिक्कत हो जाता है। बहुत सारी चीजें कंसिडर करना आने से पहले। तो यार दीदी का कहना यही है कि यार आने से पहले रिसर्च करो, क्यों आना है, क्या गोल है, फ्यूचर क्या है आपका, और फाइनेंशियल कंडीशन पेरेंट्स की भी देखो। ऐसा नहीं है कि बस जाना है मस्ती करना है, नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन पेरेंट्स की भी देखो, आपको क्या अचीव करना है, क्या होगा उससे, वो सब चीजें मेंटेन करके चलो, देन ओनली परस्यू मास्टर्स इन यूएसए। तो होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और दीदी के साथ मजा भी आया होगा। मैं दीदी का इंस्टाग्राम आईडी नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप उनसे जाके कुछ पर्सनल बात कर सको कि मास्टर्स कैसे करना है एंड ऑल, अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया होगा तो। ओके, so till then keep watching, keep learning. Didi, once again thank you so much for coming on our channel, for coming on our podcast. थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया बात करके। एंड डेफिनेटली किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल रीच आउट कर सकते हो, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन दोनों पे मैं देखती रहती हूँ मैसेजेस। Okay, till then, थैंक bye यू। bye.